हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास 10th के न्यू लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी सर्किट के किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम लोग सर्किट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से समझो कैसे करना होता है। देखो पहले वो सारी बातें तुम लोग सीखना, लेकिन उसके पहले हम तुम्हें एक बेसिक मैथ सिखाते हैं। जरा उस बेसिक मैथ को पहले समझ लो, उसके बाद बाकी चीज़ें समझना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्चुअल में उस मैथ का ना यूज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, हम लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी टर्म है A:B, अगर A:B अगर कभी दिया हुआ है और अगर कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B अगर X:Y के इक्वल है, A:B अगर X:Y के इक्वल है, ध्यान से समझना। और साथ ही में ये भी दिया हुआ है कि जो A+B है यह 100 है। ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे पास दो टर्म है A+B और उनकी वैल्यू आपको 100 दी हुई है और ये भी बताया गया है कि जो A:B है ये X:Y के रेशियो में है, तो अगर हम कहें कि शॉर्ट में जल्दी से ये बताओ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ X क्या होगा, ध्यान देंगे। इसके लिए आप बता दोगे मुझे, जैसे A की वैल्यू निकालना है तो तरीका क्या होता है, आप सीधे लिखोगे X/X+Y। इतना पार्ट हो गया कितने का, 100 का, तो 100 का ये पार्ट हो जाएगा X/X+Y पार्ट हो जाएगा 100 का। इसी तरह से अगर आप B निकालोगे तो B क्या है, B का प्रोपोर्शन कितना है, Y है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Y अपान और टोटल कितना है X एंड Y है, X+Y हो गया टोटल, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप लोग ये समझ गए कि इस तरह के अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं, आएगा बिल्कुल, करंट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और जरा सा हम तुम्हें एक बेसिक सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जरा उसको भी समझ लो क्या है। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1/x इज टू 1/y, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप आगे बढ़ो तो 1/, है ना, 1/ में दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन चाह रहे हैं तो क्या लिखोगे, आप एलसीएम ले लो तो क्या लिखोगे, XY और ऊपर लिख लोगे Y इज टू X/XY, ऐसा लिख सकते हो। जो नीचे के टर्म है आप उनका एलसीएम ले लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर दोगे तो यहां से तुम्हारे पास रिलेशन कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स का हो जाएगा। मतलब अगर कभी इस तरह की चीज है तो आप ये भी वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लो, अगर मान लो कहीं लिखा है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, हाँ अब थोड़ा कैलकुलेशन हुआ ना मुश्किल, ठीक है, बस कैलकुलेशन ही मुश्किल है बट जो समझ है वो पुरानी वाली ही है। जरा समझो कैसे, यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, XYZ, ऊपर कितना आएगा जरा सोचो, यहां पे हो जाएगा YZ इज टू 1/y को क्या लिख सकते हो, XZ/XYZ इज टू, जो यहां Z के ऊपर कितना हो जाएगा, XY/XYZ। अब देखो हर जगह XYZ कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, YZ इज टू XZ इज टू XY। तो अगर कहीं पे लिखा हो 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z तो उसको आप इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप इस तरह से चीज़ों को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। हाँ एक और भी बात थी, जैसे यहाँ पर हमने 2 का दिया हुआ है, अगर ये 3 का रिलेशन होता तो क्या करते, x इज टू y इज टू z दिया होता, अगर जैसे यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास जैसे A+B+C 100 दिया होता और A इज टू B इज टू C X इज टू Y इज टू Z दिया होता, तो A कितना होता, X/X+Y+Z इंटू 100। तो आप इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो तुम कहोगे सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप मैथमेटिकल और रेशियो प्रोपोर्शन में आप कहाँ से आ गए। देखो इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी हम लोग जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे करंट के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहां पे इन सारे कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि इन सारे कैलकुलेशन की जरूरत पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को भाई पहले से ही हम कुछ चीज़ें सिखा दें, और ऑलरेडी आप लोगों को ये सब पता भी होगा, हमने कहा थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हम लोग को एक चीज समझना होगा, हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बात बताओ व्हाट इज द करंट I, तो अगर कभी कहा जाए कि करंट कैलकुलेट करो तो इसका सीधा तरीका क्या होता है, V अपॉन आर होता है। अब जरा मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, लेट अस सपोज कि ये आपको पता है, ये बैटरी का सिंबल है, बहुत बेसिक सा, और नहीं जानते हो तो जान जाओ। ये जो बड़ा प्लेट होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटा प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये सिंबल होता है सेल या बैटरी का। देखो यहाँ पे दो टर्म, एक सेल एक बैटरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर सेल है तो आप मान लो इस तरह से लिखोगे तो सेल हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही क्या कहलाता है, बैटरी हो जाता है। तो ये तुम्हारा बैटरी हो गया। तो इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, उसका वोल्टेज वहां पे दिया होगा और उसी के हेल्प से आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब जरा सा समझो, उधर ही हम लोग अपने पॉइंट पे ही रहे। यहां पे जरा एक चीज समझिएगा, ये तुम्हारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी कुछ वोल्टेज भी है। ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज की है। इससे मान लो कि कोई एक रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है, आर रेजिस्टेंस है। अब अगर हम पूछें कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, देखो एक चीज समझ लेना, हमेशा जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलता है, लिबरेट होता है। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही, मतलब समझ रहे हो, बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलरेडी बता चुका हूं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलता है, और यहाँ पर चूंकि एक ही रेजिस्टेंस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये रेजिस्टेंस में फ्लो करते हो फिर निगेटिव टर्मिनल पे, देखो समझना इस बात को, निगेटिव टर्मिनल पे उस करंट को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। जितना पॉजिटिव प्लेट से आप निकाल रहे हो उतना निगेटिव पे आपको हर हाल में पहुंचाना होगा। अब यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू पूछी जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन एक बात और समझना, अगर मान लो कोई बिग सर्किट हो, बिग नेटवर्क हो जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हो सकता हो कि वहां पे कोई एक बैटरी दिया हो, ठीक है। इस बैटरी के साथ आपको हो सकता है ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिए हो, इस तरह से, ऐसे रफली बना रहा हूं क्योंकि कल समझाना है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपसे करंट पूछा जाए, ये सारे रेजिस्टेंस है ना, 1 2 3 4 हमने बना दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ बताओ कि कितना करंट होगा, तो तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे आप बस एक काम करोगे, आप जब आई करंट निकालोगे तो लिखोगे वोल्टेज, ये कितना वोल्टेज है उस बैटरी का, और अपॉन आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट कर दोगे। तो पहले उस बैटरी का टोटल वोल्टेज ले लोगे अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा पूरे सर्किट का, ऑलरेडी हम पिछले 2 लेक्चर्स में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मेथड्स और भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बताने हैं जो अभी आगे सर्किट एनालिसिस में ही हम आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बस समझ लो, यहां से करंट आई निकालना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज कर लोगे, ठीक है। अब जरा आगे समझो, एक छोटी सी बात और हम डिस्कस कर लें। ये सारी भी ना मैं आपको बस फ्रेम बना रहा हूं, अभी केवल क्वेश्चंस करने का हम लोग फ्रेम बना रहे हैं। कुछ 2-3 बातें और रह गई, बता देते हैं तो फिर हम आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन पे। इस बात को आशा करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई भी इस तरह की डिस्कस करें कि कहीं सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, डायरेक्टली जो है रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 R4 ऐड कर लोगे तो निकल जाएगा। अब जरा समझो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एक बात मैं आज चाह रहा हूं तुम लोग याद कर लो, वो ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि ब्रांचिंग नहीं है, करंट का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए करंट जो होगा वो प्रत्येक सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ध्यान से समझना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में 2 हो या 3 हो उससे मैटर नहीं करता है, ये R1 है ये R2 है, करंट I आएगा। देखिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक चीज समझ लेना, करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखना, वोल्टेज जो दोनों होगा ना, जितने भी पैरेलल हैं सबके एक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। सबके एक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। करंट जरूर होगा कि भाई आई करंट आया, कुछ इधर चला गया और जो बचा है उधर, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मैं जो एक बात बता रहा हूं उस बात को समझना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, एक बात और भी, यहां भी चाहो तो कर सकते हो कि सीरीज में यहां का वोल्टेज V1 होता है और यहां का V2 होता है। तो अगर हम कहें कि नेट वोल्टेज, तो आप कह सकते हो सर इसका वोल्टेज V1, यहां का V1, V1 प्लस V2 हो गया। ये बात भी सही है, लेकिन हमारा वो चीज समझाना मेरा पर्पज नहीं है। अभी बस आपको ये याद कराना है कि याद कराना मुझे ये है आपको बेसिकली कि अगर ये सीधा करंट है तो सीधा यहाँ पे इस तरह से एक वे है, तो करंट सेम होगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम होगा। इतनी बातों पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अब इतने के बाद हम लोग डायरेक्ट जो जितनी मतलब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ताकि आप सर्किट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कर सको, वो सारे इंफॉर्मेशन हो गए। अब हम लोग सीधे कर चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है यहां पे कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सर्किट आपको दिया रहेगा, एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट ले रहा है। हालांकि 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त है, बट चूंकि आप लोगों को एनटीएससी और तमाम फाउंडेशन प्री फाउंडेशन लेवल की हम फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो इसलिए हमें पूरी बात को बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे डील करने होंगे, बट यहाँ कंसंट्रेट करो। देखो ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये आप मान लो 6 ओम का हो गया, ये 3 ओम का हो गया, ये आप मान लो 2 ओम का हो गया, ये मान लो 1 ओम का हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, और यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें जितने भी सर्किट है आपको सब में क्या निकालना है? करंट निकालना है। हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। देखो तरीका क्या है, बताया था बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस है, बड़ी सर्किट है। तो सबसे पहला काम करिए, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि बिना इक्विवेलेंट निकाले आप कुछ और कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दो, ये बताओ ये जो 6 और 3 ओम है ये दोनों किस में है? मैं इसको डॉटेड चलो बना ही दे रहा हूँ, फिर मिटा लिया जाएगा। R1 मान लो। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि 6 ओम एंड 3 ओम, ये जो दोनों हैं दे आर इन पैरेलल। तो 1/R1 की वैल्यू क्या होगी? 1/6 प्लस 1/3 होगी। तो सॉल्व करने पे R1 कितना हो जाएगा? 2 ओम। आप सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे 6 एलसीएम होगा, 1 + 2 3, 3/6 तो 1/2 एंड R1 2 हो गया। अब बताओ अगर यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम आ गई। अब जरा एक बात और बताओ, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम सीरीज में हो गए, तो क्या लिखेंगे? 2 ओम 2 ओम, एंड ये लास्ट वाला जो 1 ओम है ये किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो यहां से अगर फाइनल R इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे? 2 + 2 + 1, ये हो जाएगा 5 ओम। देखो बेटा, ये सारी बातें आप लोगों की ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, बट फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपने R इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया? 5 ओम निकाल लिया। इसे ही मिटा देते हैं, क्योंकि इतना जो इसको ऐसे घेरे हुए ना, इसको मिटा दे रहे हो, क्योंकि अभी हम लोगों को करंट वगैरह भी निकालना है ना, तो इस पर तमाम चीज़ें भी और बनेंगी। 1 मिनट प्लीज, हो गया आपका। अब बताओ, देखो अब अगर कहा जाए कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, देखो कितना हो रहा है। तो अगर टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी निकालोगे तो क्या लिखोगे? V/R इक्विवेलेंट लिखोगे। अब जरा बताओ, जो वोल्टेज है बैटरी का वो कितना है? 10 वोल्ट है अपॉन 5, तो ये कितना आ रहा है? 2 एम्पियर।
तो देखो एक बात यहाँ से क्या समझ में आया हम लोगों को कि जो बैटरी होगा, ये जो पॉजिटिव एन छोटा नेगेटिव प्लेट है, तो अब देखो इसका मतलब ये बैटरी जो है ना 2 एम्पियर का करंट अपने अंदर से निकालेगा, ये रेजिस्टेंस उससे उतने करंट की डिमांड करेगा। और यहां से कितना करंट निकला? 2 एम्पियर निकला। ध्यान से समझो, अगर 2 एम्पियर यहां से निकला कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 एम्पियर सीधा 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 यहां पहुंच जाएगा 2 एम्पियर। अब देखो, अब जबकि ये 2 एम्पियर यहां पहुंच गया तो अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। तो ये जो सीधा आंसर कहा जाए कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा, तो सीधे तुम कितना कर दोगे? सर 2 एम्पियर होगा। बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी जरा ये समझना। प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है कि 2 एम्पियर है, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है, समझो। इसीलिए मैं उतना जो है प्रोपोर्शन का ट्रिक आपको समझाया, जितना तरीका मैंने समझाया। हालांकि इसका एक सीधा फार्मूला भी आता है, R2/R1 + R2 × I से कर सकता हूं, लेकिन देखो 3-4 होने पर नहीं कर पाते। मैंने इसलिए कहा कि आपको एक जनरल मेथड सिखाया जाए। तो आप फार्मूले और ट्रिक और पे मत जाओ, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करो, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा तुम्हें। ये 2 एम्पियर जो आया ना, अब ये कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना, बट यही हम लोगों को जानना है कि किसमें कितना होगा। ठीक है, देखो एक चीज समझना, ये 6 ओम और 3 ओम, जरा सा हम नई बात करते हैं यहाँ पे। इस सर्किट को ना हम किनारे लिख के लाते हैं, इतना दूर हम किनारे बनाते हैं तो समझाने में थोड़ा सा मुझे अच्छा रहेगा और आप समझ भी लेंगे। इतनी सर्किट को हम ऐसे किनारे लाते हैं, बस इतने पोर्शन को हम किनारे बनाते हैं। देखो ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, यहां से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है। जरा देखो, देखो ऐसा है कि ये जो दोनों है ना, मान लो इसमें करंट कितना चला गया? I1, और इसमें कितना चला गया? I2। लेकिन एक बात कंफर्म है कि I1 + I2, देखो वही वाली मैथ आ रही है कि जो I1 + I2 होगा ये तो 2 एम्पियर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। 2 एम्पियर आया, I1 + I2 होगा। दूसरी चीज, मान लो इसके क्रॉस वोल्टेज V है तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज तो V होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि I1 / I2 कितना होगा? I की वैल्यू क्या पड़े हो भाई? I1 / I2 का रेशियो तो निकाल रहे हैं हम, और दोनों का एडिटिव क्या है? 2 एम्पियर, मुझे पता है, समझ रहे हो? देखो इधर, तो I1 / I2 होगा V/R होता है ना, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/6 / V/3। समझ गए? क्योंकि वोल्टेज दोनों पे क्या है? वो सेम है। आई बात समझ में? अब जरा देखिए क्या करेंगे, ये V सेम है तो कट जाएगा, तो 1/6 / 1/3 हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आप जानते हैं कि वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जितने भी है ना, I1 I2 I3 I4 जितने भी है, तो 1 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 1 आप ऐसे लिख लो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, I1 / I2 = 1/6 / 1/3। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो I1 / I2 कितना हो गया? देखो इधर 1/6 / 1/3 आया, 6 LCM हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये कितना होगा? 1/6 / 2/6। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1:2। मेरी बात समझ में आ रही? जो मैं शुरू में सिखाया था आप लोगों को भाई, ये 1/6 6 LCM हुआ, 1:2 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास 2 एम्पियर ऑलरेडी पता है, इनका रेशियो भी आपको पता चल गया 1:2 है। अब इसके बाद आराम से अपना मैथमेटिक्स लगा देंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, तो 1:2 तो 1/3 पार्ट होगा ना भाई, दोनों का एडिटिव 2 है तो, और 1:2 में डिवाइड करना है। तो अब इसके बाद मैथ आप जान रहे हो, मैं बिल्कुल लेक्चर के शुरुआत में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर, एंड यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 4/3 एम्पियर। देखो तुम्हें 2 चीजें और समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल आ गया होगा। तो इस तरह से अलग से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो यहाँ पे टाइम इसलिए लगा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं काफी आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। जरा समझो कैसे करोगे। तो अब बताओ, इसको 2 एम्पियर यहाँ आया ना, हमको मिल गया कि I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? इसमें कितना करंट जाएगा? 2/3 एम्पियर जाएगा। जाहिर सी बात है नीचे वाले में कितना जाएगा? 4/3 एम्पियर जाएगा। अब 2/3 एम्पियर समझना, और इधर का 4/3, दोनों सीधे आएंगे,
दोनों ऐड कर लोगे तो फिर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब इस रजिस्टर भाई इधर से देखो ना 2/3 इधर से आ रहा है और 4/3 इधर से, दोनों मिलकर 2 हो गए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इसमें भी करंट कितना हो गया 2 एम्पियर का, और ये ऐसे होकर के वापस आएगा और कितना निगेटिव पे पहुंचेगा, तो 2 एम्पियर का करंट जो है वो कहाँ पहुंचा, वो निगेटिव प्लेट में पहुंच गया। मतलब 2 एम्पियर निकला, इससे 2 एम्पियर दोनों में डिवाइड हुआ यहाँ पे, इसमें 2/3, इसमें 4/3, इसमें 2 एम्पियर। आप ऐसे आंसर दे लोगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां भी वही है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे जरा समझो। अब देखो यहां भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा इसको जल्दी सॉल्व करो, जल्दी तुम समझने की कोशिश करो। देखो ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल, तो क्या लिखोगे 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम, और ये सब किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इनका रेजिस्टेंस मान लो इक्विवेलेंट क्या है 1/R1 है, लेट अस सपोज, तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तुम इसे सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 6 एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस ले लो ना एलसीएम, तो ये कितना आ रहा है 1 + 2 + 3 6/6। तो यहां से अगर देखोगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ओम आ गई। देखो तो अब यहाँ पे 1 ओम हो गया, ये इन सबका कितना आ गया 1 ओम आया, ये 1 ओम और ये 4 ओम दोनों किस में हो गए, सीरीज में है, देख सकते हो यहाँ से। तो क्या लिखोगे 1 ओम एंड 4 ओम, ये दोनों अगर सीरीज में है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 4, और ये कितना हो रहा है 5 ओम। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना हो गया, ये 5 ओम का हो गया। अब अगर मैं सीधा निकालना चाहूँ कि करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो I विल भी क्या होगा V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V वोल्टेज कितना है टोटल 10 वोल्ट की है बैटरी, और R इक्विवेलेंट 5। देखो यहाँ भी वैल्यू कितनी आई करंट की 2 एम्पियर आ गई। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देखो यहाँ से पॉजिटिव प्लेट होता है, निगेटिव बता रखा हूँ कि 2 एम्पियर पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा, यहाँ कितना पहुँचेगा 2 एम्पियर पहुँचेगा। अब देखो जो 2 एम्पियर है वो सीधे यहाँ आएगा, बट ये 2 एम्पियर करंट को भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, I1, I2 और I3 में। ध्यान देना, समझो इस बात को। अब यहाँ पे ना वो कैलकुलेशन है आपका, और दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि जो I1 + I2 + I3 ये कितना होगा 2 एम्पियर हो गया, है ना। आगे पढ़ाएंगे आपको, इसी को किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। चलो खैर अच्छा है, लॉ आपने नहीं पढ़ा लेकिन एप्लीकेशन आ गया कि यहाँ पर जितना करंट आया वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ इधर गया, कुछ 6 ओम में गया, कुछ 3 ओम में गया, कुछ 2 ओम में गया, तो तीनों को ऐड करने पे 2 आ गया। दूसरी चीज, ये तीनों चूंकि पैरेलल में है तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके रेजिस्टेंस के इनवर्स में होगा, वोल्टेज सेम है सबका। तो क्या आप लिख सकते हो डायरेक्ट, हम बता चुके हैं आपको I1 = I2 = I3, क्या लिखोगे। अब चाहो तो एक स्टेप क्यों बढ़ाओगे, चाहो तो क्या लिखोगे भाई, इसके क्रॉस वोल्टेज V तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो I1 = I2 = I3 क्या लिखोगे V/6 = V/3 = V/2। क्यों V लिखोगे एक स्टेप बढ़ाने को, डायरेक्ट लिखो। किस रेशियो में डिवाइड होगा 1/6, ठीक है, S2 1/3 S2 1/2। बिल्कुल। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बताया था मैंने, आप LCM कॉमन ले लो, तो 1/6 LCM लेना होता है और सबको नीचे ना 6 करना होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2/6, यहाँ 6 करोगे 3/6, 6 तीनों जगह कॉमन क्या हो जाएगा I1 = I2 = I3, कितना आ रहा है 1 = 2 = 3। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास
I1:I2:I3, 1:2:3 आ गया, I1 + I2 + I3 2 है। बिल्कुल पुराना वाला मेथड पे आ जाओ, कैसे निकालोगे? I1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 2 एम्पियर तो टोटल है ना, उसी को बटना है किस रेशियो में? 1:2:3। कैसे बटेगा? याद करो मेथड बताया था, 1 अपान क्या लिखोगे? 1 अपान, क्योंकि I1 को कितना मिल रहा है? एक हिस्सा मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है, 1 अपान 1 + 2 + 3। टोटल कितना है? 1 + 2 + 3। और समझ रहे हो, ये उसका उतना पार्ट उसको मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर मैं वही मैथ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। 1 अपान 1 + 2 + 3 कितना? × 2, क्योंकि इसी को डिवाइड करना है ना मुझे। तो ये कितना हो रहा है? 1/3 एम्पियर आ रहा है। ऐसे I2 निकालोगे, यही आ रहा है ना, करके देख लो, ठीक है। तो I2 कितना हो जाएगा? इसको मिला कितना? इसका 2 पार्ट मिला, 2 हिस्सा मिला, तो 2 अपान टोटल कितना है? 1 + 2 + 3 और टोटल का 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई थिंक आपका 2/3 एम्पियर। और I3 चूंकि इसको कितना मिला? 3 हिस्सा मिला, तो 3/1 + 2 + 3 और × 2, ये कितना हो जाएगा आपको? ये मिल जाएगा आपको 2 हो गया ना, तो आई थिंक ये 6 और 6 3 दूनी 6, ये 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो अब जरा एक बात समझो, ये तुम्हारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई। क्या कहोगे यहाँ से? यहाँ से आप हमको यही कहेंगे, कैलकुलेशन आई थिंक, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, चलो 3 2 5 1 6 3 2 6, ठीक है सही। अब यहाँ से आप हमसे क्या कहोगे कि सर इसमें कितना करंट जाएगा? 6 वाले ओम वाले में आप कहेंगे 1/3 एम्पियर गया। I2 इसमें कितना कहोगे? सर 2/3 एम्पियर गया। इसमें कितना कहोगे? सर 1 एम्पियर गया। तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखो ये जो प्रोपोर्शन वाला तरीका है, बेस्ट तरीका होता है। इसका फार्मूला भी है कि हम चाहे तो आपको बता दें कि इसमें जो करंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो अपान इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन हम क्यों नहीं बता रहे हैं यार? 2 में 2 ब्रांच हो तो अलग फार्मूला, 3 ब्रांच हो तो अलग फार्मूला, 4 ब्रांच हो अलग फार्मूला। अरे कब तक फार्मूला याद करोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए इस तरह की चीजों को, ये तरीका प्रोपोर्शन वाला सीख लो। ये बेस्ट और मोस्ट सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे अगर यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा समझो। वहां भी वही क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। आपको हर एक में क्या निकालना? आई। अरे तुम कंफ्यूज ना करो यार, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्वेश्चन वही है। मैं सर्किट बनाते रहा हूं, सर्किट से ही मेन मतलब है। मान लो यहाँ भी कितना हो गया? 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या तरीका हो सकता है? आप सबसे पहला काम करेंगे, देखिए यहाँ भी सॉल्व करने का वही तरीका है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 6 और 3 किस में? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 ओम एंड 3 ओम, ये पैरेलल हो गए। तो मान लो इनका R1 है, तो क्या होगा? 1/R1 = 1/6 + 1/3। तुम सॉल्व कर लो, R1 आएगा 2 ओम। पक्का बता रहा हूँ, करके देख लो, ये आएगा। फिर देखो इधर चलोगे तो ये 4 ओम एंड 4 ओम, अगेन ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इनका अगर R2 मानोगे तो 1/R2 क्या होगा? 1/4 + 1/4। तो R2 अगेन कितना हो गया? 2 ओम हो गया। अब जरा एक बात बताओ, ये तुम्हारा 2 ओम हो गया और इधर ये भी तुम्हारा कितना हो गया? 2 ओम हो गया। तो समझो, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, इसमें भी करंट वगैरह बनाना है ना, तो समझ जाओ। ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये दोनों मिला के ना, समझ रहे हो? तो तीनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो क्या लिखोगे? 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, दे आर इन सीरीज। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा 5 ओम। देखो तुम्हारे पास ये 5 ओम आ गया। क्या आया? 5 ओम, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब यहां से निकालना है तुम्हें करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। कितना आ रहा है? I। ये हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज अपान R इक्विवेलेंट। तो I वोल्टेज कितना है? 10/5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। तो क्या मतलब यहाँ से
कि जो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है यहाँ से 2 एम्पियर निकला, यहाँ कितना पहुंचेगा 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे ना 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझो। यहाँ पे आप अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कहूँ कि I1 और I2 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो पहले यहाँ के लिए सॉल्व करो इस कंपार्टमेंट के लिए। तो इस कंपार्टमेंट के लिए क्या होगा, I1 प्लस I2 कितना है 2 एम्पियर हो गया, प्लस I1 इज टू I2, बिल्कुल उसी मेथड पे I1 इज टू I2 1/6 इज टू 1/3, ठीक है। ये कितना होगा I1 इज टू I2, एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1/6 इज टू 2/6, तो 1 इज टू 2 बचा, 6 कैंसिल। तो इन दोनों के आधार पे अगर आप निष्कर्ष निकालो तो I1 कितना आएगा 1/3 इंटू 2/3 एम्पियर, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। I2 कितना आएगा तो 2/3 इंटू 2 4/3 एम्पियर। देखो तो यहाँ से I1 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 एम्पियर, जो I2 हमने बनाया है ना इसमें वो कितना आ रहा है यहाँ, इसमें है ना I2। देखो एक काम करो, इसको अच्छे से बना लो ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत कर, 3 ओम का रेजिस्टेंस ही था, जो I2 है वो कितना हो गया 4/3 एम्पियर। अब देखो ये 2/3 एम्पियर है 4/3 एम्पियर, दोनों मिलकर के फिर कितने हो गए 2 एम्पियर। अब इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना जाएगा 2 एम्पियर का, आगे चलो। अब ये 2 एम्पियर आके फर्दर डिवाइड होगा, मान लो I3 और I4 में डिवाइड कर गया, ये 4 ओम है, ऊपर बना लेते हैं जरा सा, समझ लो मेरी बात। फिर से देखो यहाँ से ना पहले यहाँ डिवाइड हुआ और फिर दोनों कंबाइन होकर 2 एम्पियर चले गए, तो इस 1 ओम में कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। फिर ये 2 में डिवाइड हुए, कैसे डिवाइड हुए यहाँ तो बड़ा आसान है, फिर भी सीख भी लो। पहली बात I3 प्लस I4 यहाँ पे भी कितना होगा 2 एम्पियर ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज़ हाँ, यहाँ पे I3 इज टू I4 में एक अच्छी बात क्या है, बोथ रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या लिखोगे 1/4 इज टू 1/4, तो I3 इज टू I4 कितना हो गया 1:1। अब तुम्हारे पास प्रपोर्शन का तरीका है, उससे निकाल लोगे तो I3 भी कितना आएगा 1/1 प्लस 1 तो 1/2 ऑफ 2, तो ये 1 एम्पियर हो गया, और I4 भी कितना होगा 1 एम्पियर हो गया। तो देखो ध्यान से, तुम्हारा यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई, I4 कितना हो गया फिर से 1 एम्पियर हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फिर से देख भी लो चाहो और आगे, तो ये दोनों एक और एक मिलके फिर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब बैटरी के नेगेटिव प्लेट पे कितना पहुंचा है 2 एम्पियर, इसका मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया हुआ है। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगेन वही चीज है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अब देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा सर्किट है, लेकिन एक और बात बता दी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, हाँ आंसर अगर कहो तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टोटल करंट आएगा वो कितना आएगा देख लो। टोटल करंट मतलब टोटल करंट जो बैटरी से जो निकल रहा वो कितना आएगा, आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो ना। इन तीनों का पैरेलल कितना होगा 1 ओम है ना, और 1 ओम और 1 ओम 2 और 4 6 और 10 का कितना होगा 5 11, तो 2 एम्पियर आएगा। टोटल करंट यहाँ भी कितना आएगा 2 एम्पियर ही आएगा। अब 2 एम्पियर यहाँ जाएगा, इसमें 2 एम्पियर, अब उसको इस 3 रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है।
फिर तीनों मिलकर के यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, आगे जाएगा, फिर इन दोनों में डिवाइड करना। और एक चीज़ और तुम लोग अभी सीखे हो कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो करंट क्या होता है, आधा हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा ना, दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो इन दोनों में तो देख के आंसर कहा जा सकता है कि इन दोनों में 1 एम्पियर का करंट जाएगा, क्योंकि 2 एम्पियर सीधा आ रहा है। ठीक है, इन तीनों में कैलकुलेट आप कर लेंगे। ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ एकदम सेम इसी डेटा पे, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तुम लोग प्रिपेयर करना। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी कुछ टॉपिक है, वीटस्टोन वगैरह मैं अभी आगे कवर करूंगा, एक्सटेंडेड वीटस्टोन वगैरह। ठीक है, और ये भी चीज़ें हैं, तो पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करो और खूब अच्छे से इस पर जो है अच्छे से रिवाइज भी इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ हम लोग फिर सेशन करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।